नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान के अगले टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिसका विषय है संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य पर हम बात कर रहे हैं। देखो, संविधान का उद्देश्य क्या है? तो संविधान का उद्देश्य है भारत के लोगों का सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास। भारत के लोगों की सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास। मैंने बताया आपको कि परिवार में भी अपने नियम कानून कायदे बनते हैं, उसी प्रकार देश के भी अपने नियम कानून कायदे हैं। तो परिवार का संविधान है, उसका उद्देश्य भी यही है कि परिवार के लोगों की सुरक्षा एवं उनका विकास। उसी प्रकार भारत में भी भारत के लोगों का सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास। तो मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, हमारा आज का विषय है संविधान के उद्देश्य। तो संविधान का मूल उद्देश्य है कि भारत के लोगों की सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास। यहीं से संविधान शुरू होता है। जैसे अब मैंने जो शब्द बोला है, भारत के लोग, उनकी सुरक्षा और एक विकास, ये 4 शब्द बोले हैं। तो अब हम इससे टुकड़े करेंगे। पहला टॉपिक है भारत। कौन सा? भारत। तो भारतीय संविधान का चैप्टर 1 है ना, वो कौन सा है? भारत और उसके राज्यों का प्रावधान है। भारत एवं उसके राज्यों का प्रावधान है चैप्टर नंबर 1। बाद में भारत के लोग, तो लोगों को क्या कहेंगे? नागरिक। तो नागरिकता का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 1 भारत हो गया, और भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 2 भारत के लोग यानी नागरिकता होगी। बाद में बोल रहा है कि भारत के लोगों की सुरक्षा। तो सुरक्षा हमें मूल अधिकार प्राप्त प्रदान करते हैं। तो सुरक्षा चैप्टर नंबर 3। सुरक्षा कौन सा हो गया? चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमारे मूल अधिकार है। अब आता है लोगों का सर्वांगीण विकास। तो विकास के लिए नीतियों की बात, नीति निर्देशक तत्व चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4। तो विकास के लिए नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। और विकास तब भी संभव है जब हम लोगों का क्या हो? सहयोग हो। तो वो मूल कर्तव्य चैप्टर नंबर 4 का। तो इसमें सारी बातें आ चुकी है। मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं। भारत के लोगों का सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास। भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य है भारत के लोगों की सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास। तो मैंने बोला चैप्टर नंबर 1 में क्या है? भारत। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? भारत के लोग मीन्स क्या हो गई? नागरिकता। चैप्टर नंबर 3 में लोगों की क्या है? सुरक्षा को देगा हमें मूल अधिकार। तो चैप्टर नंबर 3 में कौन सा आ गया? मूल अधिकार। बाद में चैप्टर नंबर 4 में आपका कौन सा? विकास कौन करेगा? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। तो चैप्टर नंबर 4 में विकास के बारे में बात आ गई, नीति निर्देशक तत्व है। बाद में हम आगे बढ़े तो फिर विकास और सुरक्षा में सहयोग कौन करेगा? तो हम लोग खुद ही करेंगे। तो वो कौन सा हो गया? मूल कर्तव्य। वो चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? 4 का। तो इस प्रकार से हम बात करें तो भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य यही है। और इसमें चैप्टर 4 हो गया आपका। पहला चैप्टर है भारत, दूसरा चैप्टर है भारत के लोग यानी नागरिकता, तीसरा चैप्टर है भारत के लोगों की सुरक्षा। तो सुरक्षा कौन करेगा? मूल अधिकार। तो चैप्टर नंबर कौन सा आ गया? 3। और बाद में लोगों का सर्वांगीण विकास। तो चैप्टर नंबर कौन सा आ गया? 4। और लोगों की सुरक्षा और विकास में सहयोग कौन करेगी? जनता। तो चैप्टर नंबर 4 का। इस प्रकार से ये संविधान का उद्देश्य हो गया। अब हम प्रश्न करते हैं कि इन उद्देश्यों को पूरा कौन करेगा? तो उद्देश्यों को पूरा करेगी सरकार। उद्देश्यों को पूरा कौन करेगी? सरकार। अब सरकार नंबर 1, पहली सरकार कौन सी होगी? केंद्र सरकार। दूसरी सरकार कौन सी होगी? राज्य सरकार। तीसरी सरकार कौन सी होगी? केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। और चौथी सरकार कौन सी होगी? स्थानीय सरकार। तो सरकार के भी 4 प्रकार हो गए। पहली सरकार कौन सी है? केंद्र। दूसरी सरकार कौन सी है? राज्य। तीसरी सरकार कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश।
और चौथी सरकार कौन सी है? चौथी सरकार आपकी स्थानीय सरकार। कौन सी? स्थानीय। इस प्रकार से 4 सरकार होगी। तो जो संविधान के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने का काम जो करेगी वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार और स्थानीय सरकार। तो हमने भाग 4 पढ़े थे। पहले भाग कौन से पढ़े? 4। अब भाग नंबर है 5। कौन सा? 5। 5 में कौन सी होगी? केंद्र सरकार। 6 में कौन सी होगी? राज्य सरकार। पहले राज्य 2 प्रकार के थे, ए श्रेणी के और BCD श्रेणी के। तो 7 में BCD श्रेणी के राज्य थे, वो समाप्त कर दिया। 8 में कौन सी होगी? केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। 9 में कौन सी होगी? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार से मतलब पंचायत और नगर पालिकाएं। तो ऑटोमेटिक आपका सारा टॉपिक हो गया कि उद्देश्यों को पूरा कौन करेगी? उद्देश्यों को पूरा कौन करेगी? तो सरकार करेगी। उद्देश्यों को पूरा कौन करेगी? सरकार। सरकार में नंबर 1 कौन सी है? केंद्र सरकार। भाग कौन सा? 5। नंबर 2 कौन सी? राज्य सरकार। भाग कौन सा? 6। बाद में 7 में 20 श्रेणी के राज्य थे, वो समाप्त कर दिए गए। 8 में कौन सी आ गई? केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। और 9 में कौन सी आ गई? स्थानीय सरकार, यानी लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज और नगर पालिकाएं। समझ गए? इस प्रकार से हमारे चैप्टर हो गए 9। भारतीय संविधान के कौन से हो गए? चैप्टर 9 हो गए। तो मैंने बोला उद्देश्यों को पूरा कौन करेगी? सरकार। अब सरकार का एक और नियम है। सरकार क्या करेगी कि भाई एक तो सबके साथ समान व्यवहार करती है, लेकिन हमारे कुछ पिछड़े लोग हैं, जनजाति क्षेत्रों के पिछड़े लोग हैं, उनका प्रशासन उसे अलग ढंग से करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा केंद्र सरकार कौन से में थी? 5 में। राज्य सरकार कौन से में थी? 6 में। केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार कौन से में थी? 8 में। और स्थानीय सरकार कौन से में? 9 में। तो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है 10 में। जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कौन से में दिया है? 10 में, क्योंकि वो प्रशासन अलग से किया जाता है, जिसका भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और 6 में उल्लेख है। 5 और 6 में क्या है? उल्लेख। तो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कौन सा है? 10 में। चैप्टर नंबर कौन सा आ गया? 10। अब मैं एक बार फिर बोलूंगा, हमने भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है, उसमें 10 भाग हमने पढ़ लिए। देखिएगा, वापस बोलिए। भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य भारत के लोगों की सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास है। भारत के लोगों की सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास है। तो भारत, चैप्टर नंबर 1 कौन सा आ गया? भारत। चैप्टर नंबर 2 कौन सा आ गया? भारत के लोग यानी नागरिकता। चैप्टर नंबर 3 कौन सा आ गया? भारत के लोगों की सुरक्षा यानी मूल अधिकार। चैप्टर नंबर 4 कौन सा आ गया? लोगों के विकास के लिए नीतियां बनेगी। तो कौन सा आ गया? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। सुरक्षा और विकास में सहयोग कौन करेगी? जनता। तो जनता, तो चैप्टर नंबर कौन सा आ गया? 4 का। तो ये भारतीय संविधान के क्या हो गए? उद्देश्य। तो 4 तक आ गए। उसके बाद कह रहे हैं इन उद्देश्यों को पूरा कौन करेगी? तो सरकारें करेंगी। तो भारत में सरकार 1 नंबर कौन सी है? 1 नंबर सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार। 2 नंबर सरकार कौन सी है? राज्य सरकार। 3 नंबर सरकार कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। 4 नंबर सरकार कौन सी है? स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। इस प्रकार से भाग 5 में कौन सा आ गया? केंद्र सरकार। भाग 6 में कौन सा आ गया? राज्य सरकार। 20 श्रेणी के राज्य 7 में थे, वो समाप्त हो गया। 8 में कौन सा आ गया? केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। 9 में कौन सा आ गया? लोकल गवर्नमेंट। कौन सी? लोकल यानी स्थानीय सरकार, जिसमें पंचायत और कौन सी आ गई? नगर पालिकाएं। और 10 में मैंने कहा कि अलग से केंद्र, अलग से जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। तो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन या जनजाति क्षेत्रों की सरकार जो होगी वो कौन से में होगी? 10 में। कौन से में? 10 में। ये आपका भारतीय संविधान के भाग हो गए 10। टोटल भाग कितने हो गए? 10। अब मैं आगे कहूंगा कि हमारे यहाँ पे सरकारें 2 प्रकार की हैं। सरकारें कितने प्रकार की हैं? 2। एक केंद्र और एक कौन सी? राज्य। तो केंद्र और राज्य सरकार है, तो बोल रहे हैं कि उनका आपस में रिलेशन कैसा रहेगा, क्योंकि रिलेशन भी उनका रखना जरूरी है। तो केंद्र और राज्य सरकारों का रिलेशन कैसा रहेगा? क्योंकि रिलेशन उनका अच्छा रहेगा तो ही वो समस्या का बेहतर समाधान कर सकेंगे। जैसे उदाहरण है, अभी आपका कोरोना संकट चल रहा है, और कोरोना संकट चल रहा है तो चल तो राज्यों में ही रहा है। भारत क्या है? तो भारत तो राज्यों का क्या है? संघ है। तो राज्यों
केंद्र राज्य को सहयोग करेगा, राज्य केंद्र की बात मानेगा, तभी हम कोरोना संकट को क्या कर सकेंगे, दूर कर सकेंगे। इसीलिए केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में बात है। तो संबंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला संबंध विधायी, विधायी मतलब कानून बनाने का अधिकार। तो केंद्र कहाँ कानून बनाएगा और राज्य कहाँ कानून बनाएगा। दूसरा होता है संबंध प्रशासनिक। तो प्रशासन कि केंद्र कहाँ पर प्रशासन करेगा और राज्य प्रशासन कहाँ पर करेगा। और तीसरा होता है वित्तीय मतलब केंद्र के पास पैसा कहाँ से आएगा और राज्यों के पास पैसा कहाँ से आएगा। और चौथा आप ये भी कह सकते हो आपस में इंटरस्टेट के भी क्या होते हैं, संबंध होते हैं। इंटरस्टेट के भी क्या होते हैं, संबंध। तो इस प्रकार से संबंध सेंटर और स्टेट और स्टेट के बीच में संबंध हो गए। पहला नंबर विधायी संबंध, लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने के संबंध। कानून का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर कानून बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट कहां पर कानून बनाएगी। दूसरा पॉइंट हो गया कि प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रशासन कहां पर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट प्रशासन कहां पर करेगी। तीसरा पॉइंट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा और स्टेट के पास पैसा कहां से आएगा। तो इस प्रकार से ये कौन से संबंध हो गए, वित्तीय संबंध हो गए। और बाद में चौथा पॉइंट हो गया कि इंटरस्टेट भी इनके साथ संबंध बने रहेंगे, इंटरस्टेट के संबंध भी। तो ये चार भाग हो गए, चार। अब मैं बोल रहा हूं केंद्र और राज्य के बीच में एक तो विधायी संबंध है, एक प्रशासकीय संबंध है, एक आपका प्रशासकीय संबंधों के बाद वित्तीय संबंध है और एक इंटरस्टेट संबंध है। तो ये चार संबंध हैं। अब आप आइए, हमने भाग कितने छोड़े थे संविधान के, चैप्टर कितने छोड़े थे, 10 चैप्टर हमने 10 छोड़े थे। अब देखिए 11वां चैप्टर ऑटोमेटिक हो गया केंद्र राज्य के विधायी संबंध। कौन से संबंध, विधायी संबंध मतलब कानून बनाने वाले संबंध। 11वें के बाद 12वां जो टॉपिक है, 12वां केंद्र राज्य के विधायी संबंध कौन से में हो गए, 11 में। 12वें में कौन से हो गए, प्रशासकीय। कौन से, प्रशासकीय। अब प्रशासकीय संबंध हो गए और प्रशासकीय संबंध हो गए और प्रशासकीय संबंधों के बाद वित्तीय संबंध हो गए। कौन से में, 12वें में भी कौन से हो गए, वित्तीय संबंध। तो संविधान के भाग 11 में तो प्रशासकीय और विधायी संबंध है और 12 में कौन से हैं, वित्तीय संबंध। 11 में विधायी और कौन से प्रशासकीय संबंध हैं और वित्तीय संबंध कौन से में है, 12 में। और बाद में अंतर्राज्यीय संबंध जो हैं वो कौन से भाग में है, 13 में। तो मैंने संबंध कितने प्रकार के बताए, 4। कितने प्रकार के बताए, 4। पहला संबंध विधायी, दूसरा संबंध प्रशासकीय, तीसरा संबंध वित्तीय, चौथा संबंध कौन सा, अंतर्राज्यीय। तो मैंने बोला कि विधायी और प्रशासकीय संबंध तो कौन से में हो गए, 11 में, और वित्तीय संबंध कौन से में हो गए, 12 में, और अंतर्राज्यीय संबंध हो गए 13 में। इस प्रकार से इनके आपस में बीच में क्या हो गया, संबंध हो गए। इंटरस्टेट मतलब सारे रिलेशन हो गए सेंटर और स्टेट के। अब बात आती है, तो एक बार वापस आप करें, सबसे पहले उद्देश्य, सबसे पहले भारतीय संविधान का क्या है उद्देश्य। उद्देश्य मैंने बोला भारत के लोगों का सर्वांगीण विकास। तो भारत चैप्टर नंबर कौन सा है, 1। भारत के लोग यानी नागरिकता चैप्टर नंबर कौन सा है, 2। बाद में लोगों का सुरक्षा, तो सुरक्षा कौन करेंगे, मूल अधिकार चैप्टर नंबर कौन सा है, 3। बाद में सुरक्षा मूल अधिकार करेंगे। बाद में विकास के लिए क्या कौन बनेगी, नीतियां। तो नीतियां किसके तहत बनेंगी, चैप्टर नंबर 4 यानी नीति निर्देशक तत्व है। और इन सब में सहयोग कौन करेगा, तो जनता। तो वो मूल कर्तव्य कौन से हो गए, 4 क में। तो ये हो गए संविधान के उद्देश्य। इन संविधान के उद्देश्य को पूरा कौन करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से होगी, 5 में। बाद में स्टेट गवर्नमेंट तो कौन से में होगी, 6 में। स्टेट 2 प्रकार के थे तो वो 7वां हट गया। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की गवर्नमेंट कौन से में होगी, 8 में। और स्टेट गवर्नमेंट कौन से में होगी, 9 में। स्थानीय सरकार कौन से में होगी, 9 में। तो लोकल बॉडीज कौन से में होगी, 9 में। इस प्रकार से हमारा सारा का सारा संविधान सरकार आ गई। अब हमने बोला हमारे यहाँ पे जनजाति होती है, तो जनजातियों का प्रशासन करने का काम कौन से में, 10 में। जनजातियों का प्रशासन कौन से में किया गया, 10 में। बाद में मैंने बोला सेंटर और स्टेट के रिलेशन होंगे, तो रिलेशन कितने प्रकार के बताए, 4। विधायी, प्रशासकीय, वित्तीय और अंतर्राज्यीय। अब मैंने बोला विधायी संबंध कौन सा, विधायी संबंध कौन से में, विधायी और प्रशासकीय संबंध कौन से में, 11 में। बाद में हमने बोला 12 में कौन से हैं, वित्तीय संबंध। 12 में कौन से हैं, वित्तीय संबंध। 13 में कौन से संबंध है, अंतर्राज्यीय संबंध। कौन से, अंतर्राज्यीय संबंध। इस प्रकार से 13 तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया।
अब बात आती है कि ये तो सारे संबंध की बात हो गई, अब हमारा काम कौन करेगा, काम करेगा कौन? तो काम करेगी मतलब प्रशासन करेगा। काम कौन करेगा? प्रशासन, यानी लोक सेवक काम करेंगे। लोक सेवक क्या करेंगे? काम। तो लोक सेवक जो काम करेंगे यानी गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट अधिकारी काम करेंगे। तो लोक सेवा का टॉपिक है 14 में। लोक सेवा कौन से भाग में दिया गया? 14। तो लोक सेवा कौन से भाग में दिया? 14 में। बाद में लोक सेवकों पर कंट्रोल कौन करेगी? तो लोक सेवकों पर कंट्रोल करने का काम करेगी जनप्रतिनिधि। कौन करेंगे? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा। तो निर्वाचन कौन से भाग में हो गया? 15 में। निर्वाचन, इलेक्शन कौन से भाग में हो गया? 15। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इलेक्शन का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? इलेक्शन। अब हमने बोला इलेक्शन के बाद इलेक्शन में विशेष जातियों को, विशेष वर्गों को कुछ सुविधाएं दी गई है। वो भाग कौन सा है? 16। भाग कौन सा है? 16। तो मैं फिर बोल रहा हूं, भाग 14 में कहा कि लोक सेवक काम करेंगे। लोक सेवक, तो लोक सेवकों का टॉपिक कौन से में हो गया? 14। लोक सेवकों को कंट्रोल कौन करेगा? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधियों का क्या होगा? इलेक्शन। तो इलेक्शन कौन से में आ गया? 15 में। और फिर हम कह रहे हैं कि उन इलेक्शन को में विशेष जाति वर्ग को कुछ सहूलियत दी गई है। तो वो कौन से में हो गया? मतलब 14 के बाद कौन से में हो गया? 16 में। 14, 15 और 16। तो 14 में क्या है? लोक सेवा। 15 में क्या है? निर्वाचन। और 16 में क्या है? निर्वाचन में विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व। फिर हम कह रहे हैं कि ये काम जो होगा वो किस भाषा में होगा। तो भाषा का टॉपिक है वो कौन से में दिया गया? भाषा का टॉपिक 17 में। कौन से में? 17। वे किस भाषा में होगा? तो 17 में भाषा का टॉपिक दिया गया। 17 नंबर हो गया भाषा। तो वापस बोल रहे हैं, लोक सेवक काम करेंगे। भाग कौन सा? 14। लोक सेवक को पर कंट्रोल कौन करेंगे? जनप्रतिनिधि। तो निर्वाचन कौन सा हो गया? 15। बाद में निर्वाचन में विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। तो कौन सा होगा? 16। और बाद में 17 में क्या होगी? भाषाएं। इस प्रकार से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब हम बोल रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि साहब आपात स्थिति हो जाएगी। आपात मतलब कभी आपातकालीन स्थिति होगी, जैसे अभी चल रहा है कोरोना संकट चल रहा है। कोरोना संकट चल रहा है तो कोरोना संकट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है स्थिति, आपात की स्थिति हम करेंगे। तो ये टॉपिक 18 में भारतीय संविधान का भाग कौन सा हो गया? 18। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में मतलब आपातकालीन स्थिति दी गई है। कौन सी? आपातकालीन स्थिति। तो भाग 18 में आपातकालीन हो गई। और फिर अन्य जो प्रावधान है वो भाग कौन से में दिए गए? 19। अब ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो भाग कौन सा हो गया? 20। कौन सा? 20। और लास्ट में कह रहा है कि कुछ विशेष राज्य हैं उनको विशेष दर्जा दिया जाएगा। तो वो है भाग 21। भाग 21। और लास्ट में है कि संविधान की किताब कैसे लिखी जाएगी, संविधान के बारे में बात हुआ है, वो है भाग 22। इस प्रकार से भारतीय संविधान में टोटल चैप्टर आपके कितने हैं? 22, जिनके बारे में मैंने उल्लेख किया है, जिसको आप व्यवहारिक भाषा में अपने आप ले सकते हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं एक बार, आप देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हमने कहा कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? तो मैंने कहा जिस प्रकार से हमारे घर पर हम हमारे नियम कानून कायदे बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे घर के सारे लोग सुरक्षित रहें और उनका अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए हम घर के नियम बनाते हैं। और घर का मुखिया चाहता है कि मेरे घर का हर व्यक्ति सुरक्षित हो और हर व्यक्ति का सर्वांगीण क्या हो? विकास। उसी प्रकार से हमारे संविधान वेत्ताओं ने हमारा जो संविधान बनाया उसका मूल उद्देश्य यही बनाया कि भारत के लोगों की सबकी सुरक्षा हो और उनका सर्वांगीण क्या हो? विकास। इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया कि भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य भारत के लोगों का सर्वांगीण विकास है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम भारत पढ़ेंगे। भारत, अब भारत क्या है? तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। तो भारत और उसके राज्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग कौन से में दिया है? 1 में। और 1 में फिर हमने बताया कि भाग के अंदर क्या होते हैं? अनुच्छेद होते हैं। तो फिर इस भाग को डिटेल में कौन से अनुच्छेदों में समाया है? तो 1 से 4। 1 से 4। तो भारतीय संविधान के भाग 1
और उसके अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत और उसके राज्यों का क्या है प्रावधान। बाद में हमने बोला भारत के लोग, तो भारत के लोग कौन होंगे? नागरिक, भारत के नागरिक होंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में नागरिकता दी गई है। क्या दी गई है? नागरिकता। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, 5 से लेकर के 11, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 2, और उसका अनुच्छेद कौन सा आ गया? 5 से 11। तो ये नागरिकता है। बाद में हमने कहा कि लोगों की हमें क्या करनी है? सुरक्षा। तो सुरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक कौन सी? बाह्य। तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का काम हमारे मूल अधिकारों में किया गया है। कौन से में? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? भाग मूल अधिकार कौन से भाग में है? तो 3 में। कौन से में? 3। तो भाग 3 में मूल अधिकार है। तो वो अनुच्छेद हो गए 12 से 35, 12 से 35। तो 12 से 35 तक मूल अधिकार हो गए। बाद में हमने कहा कि हमें लोगों का सर्वांगीण क्या करना है? विकास करना है। लोगों का हमें कल्याण करना है। तो विकास और कल्याण की बात के लिए क्या करेंगी? नीतियां बनेंगी। और नीतियों का निर्देश कौन दे रहा है? नीति निर्देशक तत्व दे रहा है। तो वो कौन सा है? भाग 4, भाग 4। तो भाग 4 36 से क्या है? 51, 36 से 51। तो भाग 4 में 36 से क्या हो गया? 51 हो गया। अब हमने बोला कि हमें सुरक्षा और विकास में हमें सहयोग करना होगा, वो हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। तो वो कौन से में दिया गया? भाग 4 के में, भाग 4 के। इस प्रकार से हमारे 4 के, और उसका अनुच्छेद हो गया 51 के, 51 के। अनुच्छेद कौन सा हो गया? 51 के। तो ये सारी बातें हमारे यहां तक हो गई। अनुच्छेद भी आगे। भाग 1 भारत और उसके राज्य, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के। यहां तक हो गया, हमारा उद्देश्य डिसाइड हो गया। अब मैंने क्या कहा कि उद्देश्यों को पूरा करने का काम सरकारें करेंगी। सरकार में पहली सरकार है केंद्र सरकार, जो कौन से भाग में है? 5 में। तो केंद्र सरकार का भाग 5 में प्रावधान है। कौन से में? 5। तो केंद्र सरकार को भाग 5 में उल्लेखित किया गया है। 5 में केंद्र सरकार को बताया गया है। तो 5 में हमने तो 52 से लेकर के 151 तक केंद्र सरकार है। 52 से लेकर के 151 तक केंद्र सरकार का प्रावधान है। 52 से 151 तक का प्रावधान केंद्र सरकार का है। और वो आपका अनुच्छेद कौन सा गया? 52 से। तो भाग 5। भाग 6, भाग 6 में राज्य सरकार आ गई। कौन सी आ गई? राज्य सरकार। राज्य सरकार 152 से 237 तक है। 152 से 237 तक है। तो ये होगी राज्य सरकार। भाग कौन सा आ गया? 6। अब मैंने बोला पहले राज्य 2 प्रकार के थे, ए श्रेणी और BCD श्रेणी। तो वो BCD श्रेणी के भाग 7 में थे। कौन से में? भाग 7। लेकिन भाग 7 को, और उसका अनुच्छेद 238 था, उसको समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन से। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। तो भाग 7 क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 8 आया। अब भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आ गए। एक भाग 8 में कौन सा आ गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 239 से 239 से 242 तक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाग 8 हो गया। अब आया भाग 9। तो भाग 9 में स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के 2 भाग हैं, ग्रामीण और कौन सा? शहरी। ग्रामीण को हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज। और शहरी को क्या बोलते हैं? नगर पालिका। तो इसको 2 भाग कर दिया। भाग 9 में पंचायती राज और 9 में नगर पालिका। 9 में क्या है? नगर पालिका। इस प्रकार से भाग 9 का अनुच्छेद 243 है। 243 ए से लेकर ओ, 243 ए से लेकर ओ, और 243 पी से लेकर के ZG तक नगर पालिका वाला प्रावधान है। अतः भाग 9 और उसके सब अनुच्छेदों, 243 के सब अनुच्छेदों में पंचायत और नगर पालिकाओं का प्रावधान दिया गया है। इस प्रकार से हमने भाग 9 पढ़े और अनुच्छेद 243 तक आ गए। हम कितने तक आ गए? 243 तक। अब आता है भाग 10 में हमने बताया, भाग 10 में हमने जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जिसका अनुच्छेद 244 में है।
244 में अनुच्छेद भाग 10 को बताया, जिसमें जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अब हमने बात करी थी कि साहब केंद्र और राज्य के बीच संबंध होते हैं, तो भाग 11 में केंद्र राज्य के विधायी संबंध है। कौन से विधायी? तो विधायी संबंधों का प्रावधान 245 से लेकर 255 तक है, 245 से 255। और फिर उसी में प्रशासकीय संबंध है, वो 256 से लेकर के 263 तक है, 256 से लेकर के 263 तक है। ये आपका भाग हो गया 11, भाग 11। और उसके अनुच्छेद हो गए विधायी संबंध 245 से 55, 245 से 55, और प्रशासकीय संबंध 256 से 263। फिर हम बोल रहे हैं वित्तीय संबंध, तो 12 में, भाग 12 में वित्तीय संबंधों का प्रावधान है। वित्तीय संबंधों का प्रावधान, तो भाग 12 में वित्तीय संबंध बताए गए हैं। वित्तीय संबंधों का प्रावधान 264 से लेकर के 300 तक उल्लेख है। 300 तक, 299, 300 में अलग चीज है, लेकिन 300 तक उल्लेख आपके कौन से में है? भाग 12 में वित्तीय संबंध, तो 264 से लेकर के 300। बाद में भाग 13 में अंतर्राज्य संबंध है। कौन से? अंतर्राज्य। अंतर्राज्य संबंध 301 से 7 तक प्रावधान है। 301 से 7, 301 से 7 तक कौन से प्रावधान है? अंतर्राज्य, इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन। फिर हमने आपको बताया कि साहब ये काम कौन करेगा? तो लोक सेवक करेंगे। कौन करेंगे? लोक सेवक। तो भाग 14 में, तो भाग 14 में लोक सेवा का उल्लेख है। भाग 14 में लोक सेवा का उल्लेख है। तो लोक सेवा का टॉपिक 308 से लेकर के 323 तक चलता है। 308 से लेकर के 323 तक कौन सा है? लोक सेवा। फिर मैंने कहा कि लोक सेवकों पर कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पे चुनकर आते हैं। तो निर्वाचन हमारे लोकतंत्र का क्या है? आधार है। तो लोकतंत्र का आधार निर्वाचन का टॉपिक भाग 15 में है। भाग 15, जिसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। 324 से लेकर के कौन सा? 329। अब आता है विशेष जाति विशेष वर्ग को हमने चुनाव में क्या दिया है? कुछ छूट दी है। तो कुछ छूट दी है, तो वो भाग कौन सा हो गया? 16। भाग कौन सा हो गया? 16। और वो 330 से लेकर के 342 तक प्रावधान है। 330 से लेकर के कौन सा तक हो गया? 342। फिर मैंने कहा कि हमारी भाषाएं होंगी जिनमें हमारा काम होगा। तो भाषाएं होंगी उनमें हमारा काम होगा, तो वो भाग कौन सा हो गया? 17। भाग 17, जिसका उल्लेख 343 से 351 है। 343 से 351, 343 से लेकर के 351 तक हमारा भाषाओं का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? भाषाओं का। और फिर हमने बताया कि आपात स्थिति होगी। कौन सी? आपात। तो भारतीय संविधान का भाग 18 में आपातकाल दिया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या दिया है? आपातकाल का प्रावधान दिया है। भाग 18 में आपातकाल। तो आपातकाल 352 से 360, 352 से 360। फिर हमने कहा 19 में अन्य बोल दो, प्रकीर्णन बोल दो। तो अन्य में 361 से लेकर के 367 तक का प्रावधान है। 361 से लेकर के 367 तक का प्रावधान कौन से में है? अन्य में। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि साहब संविधान में संशोधन करना है। तो संविधान का संशोधन करने वाला भाग हो गया भाग 20। भाग 20, उसका अनुच्छेद हो गया 368। और फिर हमने कहा हमारे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो वो भाग 21 में है। और भाग 21 का प्रावधान 369 से लेकर के 390 तक है। और फिर हमारे संविधान के परिचय के बारे में भाग कौन सा है? 22, जो 391 से 395 है। इस प्रकार से हमने मोटे मोटे रूप में, मैक्रो रूप में आपको संविधान के बारे में बताया है कि संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं और वो कैसे कैसे बटे हुए हैं। अब आप इसको दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, पॉलिटिकल की भाषा में भी समझ सकते हैं। तो ये बात हमारी टॉपिक हुई। तो अब हमने क्या कहा? सबसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद कौन से हैं? भाग। भाग कौन से कितने हैं? 22, जिनके बारे में हमने बताया। भाग के बाद क्या है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपके कितने हो गए? 300, अनुच्छेद 395 तक बता दिए। और फिर अनुसूची। अनुसूची शुरू में कितनी थी? 8, और अब कितनी होगी? 12। इस प्रकार से पूरे संविधान का एक मैक्रो परिचय हो गया, मैक्रो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिएगा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, हमारे यहाँ पे राज, मतलब ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस का
दो भाग होते हैं। एक तो राज, पॉलिटिकल साइंस किसके लिए होती है? राज को चलाने के लिए होती है। तो राज को चलाने के लिए एक तो नीति होती है, राज को चलाने के लिए तो एक तो नीति होती है। तो नीति में तो थ्योरी होती है, भारतीय राजनीति के सिद्धांत होते हैं नीति में। भाई राज कैसे चलेगा, कैसी उसकी नीतियां होनी चाहिए, किस टाइप से चलना चाहिए, उसको अलग अलग विचारक अलग अलग ढंग से बताते हैं। बाद में दूसरा होता है राज को चलाने के लिए नीति होगी। दूसरी बात होती है राज व्यवस्था, राज को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। तो हम जो जीके में थ्योरी में तो टॉपिक पढ़ते हैं वो तो राजनीति पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल में जो पढ़ते हैं वो व्यवस्था पढ़ते हैं। अतः राज के दो भाग हो गए, राजनीति और राज व्यवस्था। तो राजनीति तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया और प्रैक्टिकल उसका हो गया व्यवस्था वाला। तो जीके में सामान्यतः कौन सा पार्ट आता है? व्यवस्था। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं। राज का उद्देश्य वही संविधान का क्या है उद्देश्य, कि राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा और उनका विकास। और फिर राज्य के उद्देश्य को पूरा कौन करेगी? व्यवस्था का काम कौन करती है? सरकार। तो ये इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान के भाग मैंने पूरे बताए, भारतीय संविधान का भाग। इसी के साथ हम आगे जो पढ़ेंगे वो एक एक टॉपिक को कल से, जैसे आगे जो टॉपिक होगा हमारा वो टोटल टॉपिक कौन सा होगा, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, इस टाइप से हमने बात करी। तो एक बार फिर पुनः दोहराऊंगा और चीज़ों को एक बार वापस समझाऊंगा। अब 1 से लेकर के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार ले लीजिए। आज हमारा टॉपिक जो था, विषय था, वो संविधान के उद्देश्य था। संविधान का जो उद्देश्य है वो भारत के लोगों की सुरक्षा एवं उनका सर्वांगीण विकास है। भारत के लोगों की सुरक्षा और उनका सर्वांगीण विकास है। मैंने बताया आपको, सबसे पहले एक बार वापस कर लीजिए। भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अगर आपको मोटे मोटे रूप में भी याद हैं तो आप बहुत सी परीक्षा को करेक्ट कर सकते हैं। अब एक एक आर्टिकल हमें याद होना कोई जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर आर्टिकल तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन सारे आर्टिकल्स को याद करना कोई जरूरी नहीं। लेकिन मोटे रूप में अगर वो एरिया आपको पता है तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि पहला चैप्टर था भारत। तो मैंने कहा भारत कैसे बना है? तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है। आज हमारे 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के क्या बनते हैं? भारत। तो भारत और उसके राज्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 1 से 4 तक है। 1 से 4। अब वही बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि राज्य निर्माण की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? भाई कौन से अनुच्छेद में? तो अगले ने अनुच्छेद दे दिया 3, अनुच्छेद दे दिया मान लो 13, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 33, ऐसे दे दिया। तो अपन को मोटा मोटा पता चल गया कि भारत और उसके राज्यों का जो मामला है वो आपका 1 से 4 है। तो 3 में राज्य निर्माण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि 3, 13, 23, 33 आ गया तो मोटे रूप में हमें पता चल गया। बाद में हमने बोला कि भारत के पहला टॉपिक हो गया भारत, दूसरा हो गया भारत के लोगों को क्या कहेंगे? नागरिक। तो नागरिकता का टॉपिक हो गया 2। तो चैप्टर नंबर 2 में नागरिकता दे रखा है। अब नागरिकता में हमने दिया कि साहब अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, अब हमने बताया 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अब मैं छोटा सा बोल दूं कि विदेशी नागरिकता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अगले ने दे दिया ऑप्शन में 8, और बाद में दे दिया 18, बाद में दे दिया 28, और बाद में दे दिया 38। तो हमें मोटे रूप में पता चल गया कि नागरिकता हमें 5 से लेकर के 11 तक दिखाई गई है। तो पक्का ही 8 में विदेशी नागरिकता का क्या है? प्रावधान। तो मोटे मोटे रूप में हो गया। अब हमने बोला तीसरा है कि लोगों की हमें सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2, एक आंतरिक और एक कौन सी? बाह्य। आंतरिक सुरक्षा हमारा स्वाभिमान होता है, और बाह्य सुरक्षा हमारा मतलब शरीर की सुरक्षा होती है। तो जिसको आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलेंगे कि हमारे प्राण और देह की स्वतंत्रता, प्राण और देह की सुरक्षा। प्राण मतलब कौन सा हो गया? मन, आंतरिक सुरक्षा हो गया, और देह मतलब कौन सा हो गया? शरीर। तो हमारे दोनों तरफ की सुरक्षा का दायित्व जो दिया गया है वो हमारे मूल अधिकारों को है। प्रत्येक आदमी को मूल अधिकार प्राप्त है, और ये भारतीय संविधान के कौन से में दे रखा है? भाग 3 में।
और जिसका प्रावधान अनुच्छेद 12 से कितने तक हो गया, 35 तक हो गया, 12 से 35। तो 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं जो हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वही अनुच्छेदों के बारे में बात आ गई। अब जैसे दे दिया भाई संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, या आपको दे दिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो अगले ने दे दिया 32, 52 ऐसे दे दिया। तो हमें पता चल जाता है कि भाई हम मूल अधिकार 12 से 35 तक पढ़ते हैं तो इसमें आ जाएगा। तो ये आपका मूल अधिकार। बाद में कह रहे हैं कि सुरक्षा के बाद लोगों का कल्याण करना है और लोगों का क्या करना है, विकास। तो कल्याण और विकास की बात, तो दो टॉपिक होते हैं। तो कल्याण होता है, तो जो पिछड़े लोग हैं उनका तो कल्याण होता है, और जो सभी का क्या होता है, विकास। तो दो शब्द हो गए, कल्याण और कौन सा, विकास। विकास एक व्यापक अवधारणा है और कल्याण एक उसका पार्ट है कि जो पिछड़े हैं उनको बराबर में और मुख्य धारा में लाने के लिए क्या होता है, कल्याण, और जो सभी के लिए क्या होता है, विकास। तो कल्याण और विकास के लिए नीति बनाने का जो निर्देश हमें देता है वो नीति निर्देशक तत्व देता है, वो भाग 4 है। भाग 4 उसका अनुच्छेद 36 से क्या हो गया, 51। तो भाग 4 में 36 से 51 तक है, 36 से 51। तो नीति निर्देशक तत्व है कितने से कितने तक हो गया, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हो गए। फिर हम बोलेंगे कि हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा के बाद हमें विकास चाहिए। तो सुरक्षा और विकास सरकार अकेली नहीं दे सकती, उसके लिए हमें सहयोग करना पड़ेगा। तो सहयोग करने का काम कौन से में दिया है, इसके लिए क्या है, मूल कर्तव्य। जैसे अभी आपका कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन चल रहा है, तो सरकार रोजाना हमसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम हमें सहयोग दोगे तभी आप सुरक्षित रहोगे, आप अपने घर में रहो और सुरक्षित रहो, बाहर मत निकलो और नियमों को पालना करो, तभी आप सुरक्षित रह पाओगे। तो ये सुरक्षा और ये विकास हमारे हाथ में ही है। तो ये कौन से में है, मूल कर्तव्य। तो ये हमारे मूल कर्तव्य में है। तो ये भाग कौन सा हो गया, 4 का हो गया। कौन सा, 4 का। और इसी का अनुच्छेद कौन सा आ गया, 51 का। अब हमने बोला कि हमारा विकास और हमारी सुरक्षा कौन करेगी, तो सरकारें करेंगी। तो सरकार में पहले नंबर पर कौन से, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार कौन से भाग में, भाग कौन सा आ गया, 5, भाग 5। तो 5 में केंद्र सरकार दी है और अनुच्छेद है इसका 152 से लेकर के 151, 52 से 151। अब मैं बोल रहा हूं केंद्र सरकार में संपूर्ण जिम्मेदारी चाहे नाम मात्र की हो, किसको दे रखी है, राष्ट्रपति को। तो केंद्र सरकार में सबसे पहले कौन आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उसकी जगह काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। बाद में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद। कौन होगी, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा, पीएम। तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए क्या होती है, मंत्रिपरिषद, और उसका हेड कौन होता है, पीएम। और फिर कह रहे हैं राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को विधिक सहायता देने के लिए क्या होता है, तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल हो गया, महान्यायवादी हो गया। फिर कहता है ये इनके द्वारा कानून कहां पर बनाए जाएंगे, तो संसद में। तो संसद का प्रावधान हो गया। फिर कहता है संसद को और कार्यपालिका को, संसद और कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब किस में आएंगे, कार्यपालिका में, और संसद किस में आएगी, विधायिका में। इनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगी, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में कौन आ गया, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय आ गया। और फिर कह रहे हैं इनका हिसाब किताब कौन रखेगा, तो इनका हिसाब किताब सीएजी रखेगा। कौन रखेगा, सीएजी, लेखा नियंत्रक और महापरीक्षक। लेखा नियंत्रक एवं महापरीक्षक। अब मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, देखिए केंद्र सरकार में कौन कौन आ गया, सबसे पहले राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए क्या होती है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। इनकी सहायता करने के लिए, विधिक सहायता करने के लिए कौन होता है, महान्यायवादी। और इनका कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था होती है, संसद। और फिर हम बोल रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए कौन होती है, न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय। और इन्हें वित्तीय रूप से कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, तो सीएजी। तो केंद्र सरकार में जो पद आए वो राष्ट्रपति आया। अब उपराष्ट्रपति उससे जुड़ा हुआ ही है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद, उच्चतम न्यायालय और सीएजी। इनका प्रावधान 52 से लेकर के 151 तक दिया गया। 52 से 151। राष्ट्रपति 52 से 62, राष्ट्रपति 52 से 62। 63 से 70 तक है उपराष्ट्रपति।
63 से 70 तक कौन है? उपराष्ट्रपति। 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है और 73 में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है। फिर 74 से 78 तक आपका है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति से लेकर के और ये मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री तक ये जो आ गया वो आ गई कार्यपालिका। इसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। फिर आता है 79 से लेकर 123 तक संसद। 79 से लेकर के 123 तक कौन है? संसद। इसको बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं? विधायिका। और फिर 124 से 147 तक कौन है? उच्चतम न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका। और 148 से 151 तक आपका है सीएजी। कौन है? सीएजी। तो अब वापस बोलेंगे, सरकार में मुख्यतः 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और कौन सी? न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका क्रियान्वयन करने का काम करती है, न्यायपालिका उनकी समीक्षा करने का काम करती है। तो केंद्र सरकार में विधायिका होगी संसद और केंद्र सरकार में कार्यपालिका होगी राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, और केंद्र सरकार में न्यायपालिका होगी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रकार से सरकार होगी। अब सरकार में केंद्र सरकार भारतीय संविधान के भाग कौन से में दे रखा है? 5 में। कौन से में? 5। और 5 का अनुच्छेद कौन सा हो गया? 51 से 151। 51 से 151। और उनको भी आप क्लासिफाइड कर सकते हो। 52 से 151, 52 से 62 तक राष्ट्रपति है, 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति है, 71 से 73 तक उनके अन्य प्रावधान है, 74 से 78 तक मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री है, 79 से 123 तक संसद है और 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय है और 148 से 151 तक आपका सीएजी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ढांचा है। आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अब आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में बात करें तो भाग हो गया 6, भाग 6। तो भाग 6 में राज्य सरकार आ गई। भाग 6 में राज्य सरकार अनुच्छेद हमने 151 पे छोड़ा था, तो 152 से लेकर के 237 तक राज्य सरकार का प्रावधान है। राज्य सरकार में भी वही सिस्टम है। जैसा केंद्र में राष्ट्रपति था वैसा राज्य में राज्यपाल है। राज्य में कौन है? राज्यपाल। केंद्र में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री था तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री है। केंद्र में महान्यायवादी था तो यहाँ पे महाधिवक्ता है। केंद्र में संसद थी तो यहाँ पे विधानमंडल है और केंद्र में उच्चतम न्यायालय था तो यहाँ पे उच्च न्यायालय। तो सेम डिट्टो है। राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और पीएम बनाम यहाँ पे मंत्रिपरिषद और सीएम, वहां पे महान्यायवादी तो यहाँ पे महाधिवक्ता, वहां पे संसद तो यहाँ पे विधानमंडल, वहां पे उच्चतम न्यायालय तो यहाँ पे उच्च न्यायालय। इस प्रकार से पूरा का पूरा राज्य सरकार है। तो वो राज्य सरकार का भारतीय संविधान के भाग कौन से में? 6 में। भाग 6 और भाग 6 में अनुच्छेद हो गया 152 से लेकर के 237 तक। इसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। 152 से लेकर के 162 तक राज्यपाल आ गया। 163 से 167 तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आ गया। 168 से 213 तक राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा वगैरह आ गई और 214 से 237 तक उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आ गए। 214 से लेकर के 237 तक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आ गए। वही राज्य सरकार में भी 3 पार्ट है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो साफ से बात है, राज्य की विधायिका विधानमंडल होगी, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री वगैरह आ गए और राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय आ गया। तो इस प्रकार से यह राज्य सरकार का प्रावधान है। यह भाग कौन सा हो गया? 6, भाग 6। अब भाग 7 के बारे में बात करें। देखिए, भाग 7 भारतीय संविधान के मूल संविधान में प्रावधान था। भारत के मूल संविधान में 2 प्रकार के राज्यों का प्रावधान किया गया, एक ए श्रेणी के राज्य और एक बी सी डी श्रेणी के राज्य। आपको पता है, तो हम राजस्थान को पढ़ते हैं, तो राजस्थान भी एकीकरण के समय बी श्रेणी का राज्य था। तो बाद में हमारे यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में।
और 56 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। फजल अली जी उनके अध्यक्ष थे। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि सब जब राज्य हमारे देश में लोग समान हैं तो राज्य भी क्या होना चाहिए, समान। तो ये ए और बी श्रेणी का भेद है वो हमें मिटा देना चाहिए। तो ए बी श्रेणी का भेद मिटा दिया तो सभी राज्यों को सामान्यतः ए श्रेणी, इसी ए की श्रेणी में डाल दिया। तो भाग 6 में, भाग 7 में, सॉरी भाग 7 में बी सी डी श्रेणी के जो राज्य थे उनको हटा दिया। तो मैंने वापस बोला 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसके तहत भारतीय संविधान का भाग 7 और उसका अनुच्छेद 238 हटा दिया गया और सारे राज्यों को एक ही में प्रावधानित कर दिया गया जिसका नाम है भाग 6। तो यह 7वां भाग समाप्त हो गया। फिर आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में कौन सा आ गया, केंद्र शासित। तो केंद्र शासित प्रदेश 8 में है। तो 8 में अनुच्छेद आपका हो गया 239 से 242, 239 से 242 अनुच्छेद हो गया। और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाला इन दिनों चर्चा में भी है, क्योंकि आपको पता है हम जम्मू कश्मीर को तोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए 2, लद्दाख और कौन सा जम्मू कश्मीर, और आपको पता दमनदीप और दादरा नगर हवेली को जोड़ दिया। तो केंद्र शासित प्रदेशों में काफी बदलाव आ गया, आगे हम पढ़ेंगे तो उसको बताएं। तो ये भाग कौन सा, 8, भाग 8। तो भाग 8 और अनुच्छेद हो गया 238 से लेकर के 242। फिर हम बोल रहे हैं आगे कि 200 भाग 9, भाग 9 में है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण और एक कौन सी, शहरी। ग्रामीण को डील करता है वो पंचायती राज करता है और शहरी को जो डील करता है वो नगर पालिका करती है। और भाग 9 में पंचायती राज है और भाग 9 में नगर पालिका है। और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक पंचायती राज है और अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड डी तक नगर पालिका। इस प्रकार से हमारी सरकारों का प्रावधान दिया गया। फिर हमने बोला तो यह हो गया पहला नंबर, भारतीय संविधान का उद्देश्य, और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या होंगी, सरकारें। अब सरकारें 2 प्रकार की हैं, केंद्र और कौन सी, राज्य। और केंद्र और राज्य सरकारों का आपस में क्या है, रिलेशन है, आपस में रिलेशन है। और इन केंद्र शासित राज्य सरकारों का रिलेशन विधायी, प्रशासकीय, वित्तीय और अंतर्राज्यीय। विधायी और प्रशासकीय संबंध भाग कौन से में, 11 में, भाग 11। भाग 11 में विधायी संबंध 245 से 255 और 256 से 63 तक प्रशासकीय संबंध। वित्तीय संबंध भाग 12 264 से लेकर के 300 तक। और अंतर्राज्य संबंध भाग 13 में 301 से लेकर 307 तक। इस प्रकार से ये स्टेट और सेंट्रल स्टेट रिलेशन आपस में दिए गए। फिर हम बोल रहे हैं कि इन सारे कामों को कौन करेगा, तो इन सारे कामों को लोक सेवक करेंगे। तो लोक सेवा का टॉपिक 308 भाग 14 अनुच्छेद 300। फिर लोक सेवकों को जनप्रतिनिधि कंट्रोल करेंगे तो उनका निर्वाचन होगा। तो भाग कौन सा हो गया, 15, वो 324 से लेकर के और 329 तक है। और निर्वाचन में विशेष वर्गों का प्रावधान होगा, वो भाग कौन सा हो गया, 16, जो 330 से लेकर के 342 तक है। और हम कौन सी भाषा में काम करेंगे, वो भाग हो गया 17, और वो 343 से लेकर के 351 तक है। और फिर हमारी आपात स्थिति होगी, वो भाग है 18 352 से 360 तक है। फिर प्रकीर्णन या अन्य प्रावधान है, वो भाग हो गया 19, जो 361 से लेकर के 367 तक है। फिर हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो भाग कौन सा हो गया, 20, जो 368 में है। और लास्ट बात है कि अन्य राज्य, विशेष राज्यों का प्रावधान, वो भाग 21, वो 369 से लेकर के 369 से लेकर के 390 तक है। और लास्ट में संविधान के बारे में बताया गया है, वो भाग 22, जो 391 से 395। तो इस प्रकार से मैंने आपको संविधान के उद्देश्य और उसका प्रारूप के बारे में सारा बताया। एक शॉर्ट में भी थोड़ी सी मेहनत करी जाए, कल इसके नोट्स भी थोड़े प्रोवाइड हैं, तो वो उपलब्ध करवा देंगे आपको। और वो चीजें देख करके आप पढ़ते हो तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, एक बार में काम हो जाएगा आपका। तो मैं एक बार बोलूंगा कि ये एक बार पूरा देखें, 3-3, 4-4 बार मैंने समझाया है। एक बार आप थोड़ा सा काम करें तो इस पे काम हो सकता है, ठीक है। तो मैं
अब आपको कहना चाहूंगा कल का टॉपिक होगा हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में भारत और उसके राज्यों का प्रावधान है और चैप्टर नंबर 2 में नागरिकता का प्रावधान है। तो हम चैप्टर नंबर 1 और 2 के बारे में, चैप्टर नंबर 1 के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि 1 के साथ ही हम सेंटर स्टेट रिलेशन भी बताएंगे। तो सेंटर स्टेट रिलेशन वाले हो गए 11-12 वाला टॉपिक भी उसके साथ आ जाएगा। तो हमारा पहला कल का टॉपिक हो गया भारत और उसके राज्य, संविधान के अनुसार भारत और उसके राज्य, जिसको आप चैप्टर 1 में बोल सकते हैं। ठीक है, तो कल का अपना चैप्टर होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ कल मिलेंगे।